29th of July. राइजिंग स्टार्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज बातचीत हो रही है दीपक शेनॉय से, कैपिटल माइंड्स के फाउंडर एंड सीईओ। बड़ी दिलचस्प बातें हो रही थी। दीपक, आपने एक बहुत सी किताब भी लिखी है, मनी वाइज, आपके पीछे वो दिखती भी है मुझे। 2-3 बड़े शानदार आपने कोट्स लगा रखे हैं कि इफ़ यू वांट टू वर्क देन ओनली, नॉट बिकॉज कि आपको करना पड़ रहा है, और रिएक्ट करिए, ज़्यादा प्लान वैन मत करिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस समय आप मार्केट में रिएक्ट कर रहे हैं या आप प्लान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसमें मार्केट में आप? मेरा ये जरूर ये मानना है, और ये शायद ऐसा है कि हम फ्यूचर को तो हम ज्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, और कुछ लोग कर सकते हैं, तो शायद वो मतलब वो दूसरी तरीके से लें। लेकिन मेरा ये मानना है कि देखिए, मुझे पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन जो हो रहा है उस पर मैं रिएक्ट कर सकता हूँ। अगर आप ये सोच के बैठोगे कि ये देखो ये हो सकता है, हम इस हिसाब से जाएंगे, अगर वो नहीं होता है तो फिर आपके प्लान्स चेंज आते हैं। तो मैं कहता हूँ, देखिए जो स्टॉक गिर रहा है, आप समझोगे कि देखो और गिरेगा या फिर और ऊपर जाएगा। आई थिंक दैट इज द रॉन्ग स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि अच्छा ये यहाँ तक गिरा तो उसके बाद मैं अपनी स्टॉक्स बेच दूंगा, उसके बाद मुझे नहीं समझ आता, या फिर इतना गिरेगा तो मैं और खरीद लूंगा। ये दोनों स्ट्रेटजीज भी ठीक है, लेकिन ये होना चाहिए प्लानिंग इंस्टेड ऑफ प्रेडिक्टिंग कि अगर नीचे जाता मैं ये करूंगा और अगर ये ऊपर जाता तो मैं ये करूंगा। अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप नाम लें किसी स्टॉक का यार, बट थोड़ा सा क्लोजर जाने के लिए एक आध सेक्टर अगर आप बताएं कि जो आपको इस समय लगता है कि बहुत अच्छे हैं या आगे फ्यूचर में बढ़िया हो सकता है। तो आई थिंक काफ़ी यहाँ पे मतलब फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जो इंडिया बना रही है, जो इंडिया पार्टिसिपेट कर रही है, वहाँ पे इंडिया का स्कोप बहुत ज़्यादा है। अब एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हाइड्रोजन है एनर्जी जनरेशन के लिए, या फिर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखें, ये दोनों इसमें ना क्लियर विनर कोई नहीं नजर आता स्टॉक मार्केट में कि ये स्टॉक ना ये सबसे बेनिफिट ज्यादा करेगा। लेकिन ये सेक्टर्स है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। ग्रीन एनर्जी फ्रॉम हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज अ वेरी वेरी बिग सेक्टर, और इसको अगर देखें तो 10 साल और इनका मतलब इनकी ग्रोथ होने वाली है। सेकेंड एरिया वुड बी न्यूक्लियर पावर, और वहाँ पे ज़्यादा कोई लिस्टेड कंपनीज नहीं है अभी, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो उनको मतलब इक्विपमेंट सपोर्ट पे देती हैं। थर्ड वन, एंड आई पर्सनली हमारा काफ़ी बायस है उसमें, हमें लगता है कि आईटी एज अ सेक्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी शायद काफ़ी ओवर वैल्यूड था अर्लियर दिस ईयर, लेकिन हम अभी और पोजीशंस बना रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जैसे अगर यूएस में रिसेशन आता है, वहाँ पे वेजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो लोग और आउटसोर्स करेंगे। पिछले रिसेशन में भी ऐसे ही हुआ था, तो इंडियन आईटी कंपनीज को बेनिफिट होगी। अभी प्राइसेस गिर रहे हैं, वो ठीक है क्योंकि मार्जिन अभी कम है, लेकिन मार्जिन आगे से जाके ज़्यादा होंगे। तो ये 3 सेक्टर्स हैं। रियल एस्टेट आपको नहीं अच्छा लगता? गोल्ड आपको नहीं अच्छा लगता? रियल एस्टेट बताइए, आपको अच्छा लगता है रियल एस्टेट? रियल एस्टेट आई थिंक लोगों को अपना घर, आई मीन वो इमोशनल रीजन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर वो फीलिंग आ जाती है अपना घर है वगैरह। लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो कभी समहाउ 10-15 साल में कभी पैसा ही नहीं बनाती है ऑलमोस्ट। वो आपने घर खरीदा क्या? मैंने अपना नहीं खरीदा वो तो बस हम वो, लेकिन जब मैं खरीदूंगा तब इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो घर के प्राइस बढ़ेंगे, मैं अभी खरीदूंगा और 5 साल बाद बेचूंगा। अब जब घर खरीदे तो गाड़ी कैसे, आप गाड़ी ये नहीं खरीद के सोचते हो कि मैं 5 साल में इसका प्राइस ये होगा। तो आई थिंक रहने के लिए घर खरीदना चाहिए, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट के लिए तो बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। तो रियल एस्टेट सेक्टर में भी कंपनीज जो हैं वो काफी उनकी अकाउंटिंग ना, बिकॉज ऑफ न्यू एएस रेगुलेशंस, वो समझ में नहीं आती है। आज का प्रॉफिट 3 साल बाद दिखेगा, या फिर 3 साल बाद का प्रॉफिट थोड़ा सा आज दिखेगा लेकिन 3 साल बाद नहीं दिखेगा। और इसके लिए अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट्स वो सिर्फ साल में एक बार रिवील करते हैं, और उसकी वजह से हमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है रियल एस्टेट कंपनीज में। और गोल्ड में आपका इंटरेस्ट है या घर से प्रेशर पड़ता होगा? वैसे घर से उल्टा प्रेशर है, हमारे घर में तो बिल्कुल गोल्ड में इंटरेस्ट नहीं है। तो आप थोड़े एक्सपेरिमेंट के तौर पे आप ट्राई कीजिए कि अगर आप गोल्ड है आपके पास थोड़ा सा भी, आप जाके उसे दुकान में बेचने की कोशिश कीजिए और कहिए कि मुझे और गोल्ड नहीं चाहिए इसके एक्सचेंज में, मुझे पैसे चाहिए। सडनली लोग
वो स्ट्रेंज रिएक्शन आया था कि नहीं नहीं, हमें कैसे पता ये आपका गोल्ड है, हम नहीं दे सकते, हम तो सिर्फ एक्सचेंज करते हैं। तो अगर ऐसी चीज है जो खरीदी जा सकती है लेकिन बेची नहीं जा सकती है, तो उसको उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है मुझे। और लॉन्गर टर्म में देखें, अगर आप 10 साल में, अब लास्ट 10 इयर्स में जो आपने गोल्ड की प्राइस की इंक्रीज देखी है, वो ऑलमोस्ट सारी जो है डॉलर के अप्रिसिएशन से आई है, गोल्ड के प्राइस से नहीं है। डॉलर में अगर आपने 10 साल पहले गोल्ड खरीदी होती तो आपका अभी 10% लॉस होता। कैपिटल माइंड कुछ नए प्रोडक्ट या कुछ नए वेंचर्स करना चाहती है, म्यूचुअल फंड भी आप तैयारी कर रहे हैं, AIF फंड की भी तैयारी, उसके बारे में बताइए हमें थोड़ा। हाँ जी, हम वैसे जैसे हमारे हम जो भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस चलाते हैं उसमें अबाउट 850 करोड़ हम मैनेज कर रहे हैं, और अबाउट 1500 करोड़ पे हम एडवाइस दे रहे हैं कुछ कस्टमर्स के लिए। तो हम जैसे अपनी फीस चार्ज करते हैं ऑलमोस्ट करीबन म्यूचुअल फंड के जैसे ही चार्ज करते हैं। हम कोई प्रॉफिट शेयर नहीं लेते हैं, हमारे पास हमारा कोई एंट्री लोड नहीं है, एग्जिट लोड नहीं है, और हमारा जो फीस है वो जैसे म्यूचुअल फंड चार्ज करती हैं मैनेजमेंट फी के हिसाब से, हम भी वही मैनेजमेंट फी के हिसाब से चार्ज करते हैं। लेकिन हम PMS में रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप 50 लाख से कम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो हमने एप्लीकेशन भरी है सेबी के साथ, और वो अभी इन प्रोसेस है। होपफुली इफ दे गिव अस अ लाइसेंस देन फिर हम अपना भी म्यूचुअल फंड लॉन्च कर सकते हैं, ताकि फिर हम सारे लोगों को सर्विस कर सकें हमारी स्ट्रेटजीज के साथ, और थोड़े से टेक्नोलॉजी को यूज करके इस बिजनेस को मतलब और सर्विस इन्वेस्टर्स को ज़्यादा सर्विस करें और अपॉर्चुनिटीज एनहांस करें। AIF भी एक और तरीका है जिसमें हमने स्पेसिफिकली कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो हायर रिस्क लेना चाहते हैं और वो हम PMS में नहीं लेना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने स्पेसिफिकली एक AIF के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट किया है। वो प्रोसेस आई थिंक दोनों का काफी टाइम है, आई थिंक एटलीस्ट 1 year 1.5 years फ्रॉम नाउ मिनिमम। तो लेकिन हमारे लॉन्ग टर्म प्लान यही है कि हम इसी बिजनेस को ज्यादा बढ़ाएं। आजकल ये नए ज़माने की बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट को ही अपना धर्म मान के चलती हैं, अच्छी लगती हैं आपको क्या? सच बताऊं तो ये जो वर्ल्ड है चेंज होती है ऐसी कंपनी से। कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो मतलब बड़े बड़े बन जाते हैं, जैसे Amazon जब आए थे उन्होंने कहा कि यार ये कौन सा ऑनलाइन रिटेलर है जो लोग थोड़ी मतलब क्रेडिट कार्ड देके बुक खरीदेंगे। अब देखिए सब लोग क्रेडिट कार्ड देख के सब चीजें खरीदते हैं। वो जो नई नई कंपनीज है उसमें से कुछ कंपनीज आके दुनिया को बदल देंगी, इंडिया को भी बदल देंगी जी। लेकिन इसी जर्नी में कुछ कंपनीज जीरो भी हो जाएगी। मतलब रिस्क का मतलब ये है कि ये हाई रिस्क गेम है, हाई रिटर्न्स गेम है, रिस्क भी बहुत ज्यादा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि आजकल के जो कंपनीज जो रिसेंटली लिस्ट हुए हैं शायद उनमें अभी प्रॉफिट का कोई मतलब व्यू नहीं है, और अगर प्रॉफिट की तरफ जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी उनकी वैल्यूएशंस भी उतनी इंक्रीज होती जाएंगी ओवर टाइम। और जब तक वो नहीं दिखाते कि वो प्रॉफिट की तरफ जा रही है उस टाइम तक उनके स्टॉक प्राइसेस भी डिप्रेस्ड होंगे। एक टाइम पे ऐसा टाइम आएगा, हम इन सारी कंपनीज को काफी ओन करते थे, लेकिन हमने कहा कि देखिए अभी प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब रूट नहीं दिख रहा है, लेट अस वेट। बट जब दिखेगा तो हम आएंगे, हम शायद लेट होंगे, हम बहुत जैसे आपके जो व्यूअर्स हैं वो हमारे से पहले शायद इन कंपनीज में आ जाएंगे, पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स बेटर टू बी स्लाइटली लेट देन टू अर्ली। अच्छा, अब दीपक हम लोग एकदम अंत की तरफ हैं अब अपने शो की, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम अपने इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को, दर्शकों को एक गिफ्ट दें, और वो गिफ्ट हो सकता है सिर्फ सबसे अच्छा ज्ञान का। और ज्ञान के लिए आप किताब पढ़ सकते हैं, आप कोई फिल्म देख सकते हैं, आप कोई OTT सीरीज़ देख सकते हैं, आप कोई गाना सुन सकते हैं। तो एक तो किताब जो दीपक ने खुद लिखी है मनी वाइज, आप उसको पढ़ सकते हैं, तो वो तो एक गिवन गिफ्ट है। लेकिन दीपक शेराय को भी तो कुछ पढ़ना, सुनना, देखना अच्छा लगता होगा, वो क्या है जो आप हमारे दर्शकों को सजेस्ट करना चाहेंगे? तो बिल्कुल, इनफैक्ट मैं काफी मतलब आई रीड अ लॉट, तो किताबें मैं बहुत पढ़ता हूँ। और अभी एक किताब मैं सब लोगों को बोलूंगा कि आप पढ़ें, कि एक बुक है, इसका नाम है बफेट बाय रॉजर लोवेनस्टीन। ये मार्केट की किताब है, ये वॉरेन बफेट के बारे में। लेकिन उनका ये नहीं है कि ये वॉरेन बफेट ग्रेट हैं, ये है वो है, उनका एक्चुअली नाइस बायोग्राफी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी
एंड रॉजर लॉवेस्टी लिखते भी बहुत अच्छे हैं, तो वो आई थिंक वो किताब बहुत अच्छी है अगर आपको मार्केट व्यूज चाहिए होंगे। और दूसरा जो मैं काफी पढ़ता हूँ वो एक ट्रैवल और ह्यूमर की किताब है। एक तो ह्यूमर की, आजकल तो ऐसे लोग ह्यूमर सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं यूट्यूब पे शायद, तो किताबें कौन पढ़ता होगा, लेकिन अगर पढ़ना चाहते हैं तो एक ऑथर है जिसका नाम है डेव बैरी। ये इनकी किताबें मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, और इनकी जो इनके जो सब बेस्ट किताब है, इट इज डेव बैरी इज नॉट मेकिंग दिस अप, आई लाइक दिस अ लॉट। तो ये मैं कहता हूँ कि मार्केट, दिस इज नथिंग टू डू विद मार्केट्स, बट इट्स अ वेरी गुड बुक। आप अगर पढ़ेंगे तो एटलीस्ट मार्केट में तो काफी आजकल ह्यूमर तो नहीं दिखता है, तो बाहर के लाइफ में स्माइलिंग और हंसना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दीपक ने हमें बहुत कुछ सिखाया और हमने समझने की कोशिश की कि दीपक शनाय कैसे सोचते हैं, मार्केट को कैसे अप्रोच करते हैं और कैसे इतना बड़ा पीएमएस चला रहे हैं इतने सक्सेसफुली। और आई कैन वन ऑफ द बेस्ट पीएमएस कह सकता हूँ मैं, रिटर्न वाइज और बहुत कम फीस में ये चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।